अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना एमडी कैट फिजिक्स का यूनिट नंबर 10 करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम कंटिन्यू करेंगे। ये इस यूनिट का दूसरा लेक्चर है। लास्ट टाइम जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था जी करंट, ओहम्स लॉ और हमारे पास सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब लास्ट लेक्चर से ही हमने जो है इसको कंटिन्यू करना है, तो आपने इस लेक्चर को बहुत तवज्जो और गौर से सुनना। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैंने डिस्कस किया है और ये ऐसा आर्टिकल है जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो मैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीक़ों में आपको जो है ये चीज़ समझाऊंगा और ख़ास तौर पे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे शॉर्टकट ट्रिक्स। तो उन शॉर्टकट ट्रिक्स को आपने नोट डाउन करना है, उनको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं जी, हम सबसे पहले हमारा लेक्चर कंटेंट आपके सामने है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम शुरू करेंगे, उसके बाद हम रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट पढ़ेंगे और एट दी एंड हम पढ़ेंगे पावर डेसिपेशन। अब मैं अपने लेक्चर को लास्ट से ही कंटिन्यू करता हूं। तो ये देखें, हमारे पास जो सबसे पहले है वो है जी सम इंपॉर्टेंट सर्किट्स। सम इंपॉर्टेंट सर्किट्स में जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है रेजिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट साइड व्हेन शेप इज क्लोज। आपको एक क्लोज शेप दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि आप इसकी एडजेसेंट साइड की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। यहाँ पर एडजेसेंट साइड की रेजिस्टेंस का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही है। यहाँ पे आपने उसको सॉल्व करना है। ये नहीं कि जो आपको नजर आ रही है उस साइड की रेजिस्टेंस आपको उसका आंसर वही है, उसका आंसर वो नहीं होगा। आपने क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। अब क्लोज शेप के लिए जो हम शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, ये आर डैश मीन्स आर इक्विवेलेंट ही है। मैंने इस पूरे लेक्चर में आर डैश अगर इस्तेमाल किया है तो उसका मतलब आर इक्विवेलेंट ही है, ये याद रखिएगा। अब आर डैश इज इक्वल टू n माइनस 1 ओवर n इंटू आर। अब ये जो n है ये नंबर ऑफ साइड्स हैं आपके पास। ये शॉर्टकट वहां लगेगा जब आपके पास तमाम जो रेजिस्टेंस हैं उनकी वैल्यू सेम होगी। ठीक है, अब ये देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रायंगल शेप की, तो देखिए 3 साइड हैं और तीनों की रेजिस्टेंस आर आर है। हमें कहा गया है कि आप इस एडजेसेंट साइड की जो है आर इक्विवेलेंट निकालो। यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स ए और बी बिलफर्स। ठीक है, तो हमने कहा जी शॉर्टकट आपके सामने है n माइनस 1 इंटू एन। अब यहाँ पे 3 साइडें हैं तो 3 माइनस 1 किया 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 2 बाय 3 आर आ गया। सिमिलरली जी ये आपके पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का भी आपने क्या करना है, आपने एडजेसेंट साइड की जो है वो रेजिस्टेंस निकालनी है। ये ए बी आपके सामने पॉइंट्स। हमने कहा वंस अगेन क्लोज शेप है, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, शॉर्टकट लगाएंगे तो 3 बाय 4 आर आ जाएगा। सिमिलरली क्यूब की जी आपके पास जो है वो 6 साइड्स हैं। आपने क्या करना है जी, आपने रेजिस्टेंस निकालनी है, तो वही n माइनस 1 ओवर n इंटू आर, तो 5 बाई 6 आर आ गया। तो ये क्लोज शेप के लिए। अब अगली बात जरा सुनिएगा, ये बात जरा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे गलती होती है। इफ रेजिस्टेंस इज गिवन इन फ्रैक्शन, अगर रेजिस्टेंस फ्रैक्शन में दी जाए फॉर क्लोज शेप के लिए, ठीक है, तो हमने इस्तेमाल करना है अब फार्मूला आर डैश इज इक्वल टू n माइनस 1 ओवर n स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जितनी साइड्स होंगी रेजिस्टेंस उतनी ही फ्रैक्शन में दी जाएगी। मिसाल के तौर पे ये ट्राइंगल है, 3 साइड्स हैं तो हर साइड की r बाय 3 तो हमें कहा गया जी कि इन पॉइंट्स ए और बी की जो है आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो एडजेसेंट साइड की। तो सिंपल शॉर्टकट अप्लाई करें। हाँ जी, 3 साइड्स हैं, 3 माइनस 1 2 आ गया, नीचे क्या है n स्क्वायर, तो 3 साइड 3 का स्क्वायर 9, तो 2 बाय 9 आर स्क्वायर। सिमिलरली स्क्वायर है जी, 4 साइडें हैं, r बाय 4 सबको उसने जो है अब फ्रैक्शन में दे दिया। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी 3 बाय 16 आर। ठीक है जी, 3 बाय 16 इंटू आर। ठीक है, अब उसके बाद आ जाए सर्कल पे। सर्कल में जनाब ये जो पहला केस है ये क्वार्टर सर्कल का है। उसने हमें कहा जी कि आपने इस क्वार्टर सर्कल की हमें रेजिस्टेंस निकाल के देनी है, ये पॉइंट्स ए बी। वंस अगेन क्लोज शेप है आपके पास, तो फॉर्मूला इस्तेमाल करें यही वाला शॉर्टकट जो मैंने बताया आपको। तो देखें जी, 4 साइडें हैं, 4 माइनस 1 3, 4 साइडें हैं 4, इसका स्क्वायर लिया 16, तो 3 बाय 16 आर आ गया। अब ये जो अक्रॉस डायमीटर है ये सवाल बड़ा अहम है। वो कहता है जी आपके पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस जो है आर है, आपने इसको एक सर्कल में जो है वो क्या किया, बेंड कर दिया। अब आप उसके डायमीटर के अक्रॉस आप रेजिस्टेंस बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ गलती होती है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अब ये है कि जब आप एक वायर को ऐसे सर्कल में बेंड करोगे और ये 2 आप पॉइंट्स बनाओगे, तो अब ऊपर वाले की रेजिस्टेंस r बाय 2, नीचे वाले की भी रेजिस्टेंस r बाय 2 हो जाएगी। अब ये r बाय 2 इज इन पैरेलल विद r बाय 2,
तो जब पैरेलल में होगा तो हमें पता है, मैंने आपको फार्मूला सिखाया था शॉर्टकट के, अगर सेम वैल्यू हो तो r बाय n कर लेना है। अब यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो r बाय 2 है, तो r बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, हमने कहा जी आंसर आ गया r बाय 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ रेडाई, किसी एक रेडियस के ऊपर जो है उसने देखे यहाँ पे कट किया है दरमियान में, उसने कहा जी इसके क्रॉस आप रेजिस्टेंस निकालो। तो ये गौर से देखो, ये तीनों जो रेजिस्टेंस हैं ये क्या है, ये पैरेलल में। तो हमने इसको रीड्रा किया, तो रीड्रा करके आर 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 ये तीनों पैरेलल में आ गए। वंस अगेन मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था कि पैरेलल में सेम वैल्यू हो तो r बाय n। तो देखो जी r है और 3 है, तो इसलिए हमने कहा जी r बाय 3 इसका आंसर आ गया। तो ये सिंपल और आसान जो हैं सर्किट्स हैं, इनको गौर से देखो, इनको समझो, मुश्किल नहीं है। बस मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको साथ साथ लिखते जाओ, उनको समझते जाओ। अब सर्टेन एंगल, ये भी सवाल जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सवाल की जरा स्टेटमेंट सुन लें। वो कहता है जी एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 36 ओम है, उसको हमने एक सर्कल में क्या किया जी, हमने इसको बेंड कर लिया। अगर किसी 2 पॉइंट्स के ऊपर ए और बी के ऊपर एंगल 30 डिग्री हो तो वो कहता है जी कि यहाँ पे आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो आपके पास ये ए और बी है, ये टोटल सर्कल का कितना पोर्शन है। तो देखें, हमें पता है जी टोटल जो सर्कल है वो होता है 360 डिग्री, और ये जो है इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो हमने कहा जी ये इस सर्कल का क्या है, ये इस सर्कल का 1/12 पार्ट है, बल्कि यहाँ पे आना चाहिए था ये 12 पार्ट, ठीक है इसका, लेकिन ये आना चाहिए 1/12 पार्ट टोटल का, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाली तो हमने कहा जी चूंकि ये 1/12 पार्ट है, ठीक है, कंप्लीट का, तो हमने इसको 36 डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, तो आंसर आ गया 3 ओम। अब इतने से पोर्शन की रेजिस्टेंस है 3 ओम और जो बाकी है उसकी रेजिस्टेंस है 33 ओम। अब 3 ओम इज पैरेलल विद 33 ओम, तो फिर पैरेलल का फार्मूला मैंने क्या सिखाया था कि ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, नीचे दोनों को ऐड कर लेना है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 99/36 ओम, ठीक है। दोबारा से सुन लो, इस सवाल में आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो जो एंगल वाला पोर्शन है उसकी वैल्यू क्या है। तो आपने टोटल 360 पे उसको जब आपने डिवाइड किया तो आपने कहा जी ये हमारे पास 1/12 है, आया तो 12, ठीक है, लेकिन हमने कहा चूंकि ये टोटल का 1/12 है, ओके, तो इसलिए हमने फिर टोटल रेजिस्टेंस को 12 पे डिवाइड किया उस पोर्शन की रेजिस्टेंस निकालने के लिए। फिर वो दोनों पैरेलल में थे तो उनको हमने सॉल्व कर लिया। अब अगली बात सुने, इफ अ वायर इज कट इनटू इक्वल पार्ट्स एंड देन जॉइंड इन पैरेलल। मिसाल के तौर पे जरा ये सवाल समझें, वो कहता है जी कि ये एक वायर है, इसकी रेजिस्टेंस R है, आपने क्या किया जी, आपने इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए और इन तीनों पार्ट्स को आपने ऐसे पैरेलल में जोड़ दिया। कहता जी अब आप इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएं। तो हमने कहा जी इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का शॉर्टकट फार्मूला है R/n²। क्यों? क्योंकि आपके पास जो असल फार्मूला है वो R/n ही है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो R है उसकी वैल्यू इटसेल्फ R/n, तो हमने कहा R/n/n। तो ये देख लें किस तरह से ये शॉर्टकट बनाएगी, मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब आप एक वायर को कट करोगे तो अब उसकी जो रेजिस्टेंस है वो n टाइम जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो देखो R/n, अब सबकी R/n रेजिस्टेंस होगी, तो इसीलिए जनाब अब जो नई रेजिस्टेंस है वो R/n² आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जी ये सर्किट जी MD-CAT पास्ट पेपर में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं। आपने इस नेटवर्क को गौर से देखना है, सीरीज और पैरेलल की पहचान क्या होती है, बच्चा सबसे पहले ये सवाल करता है। तो अगर तो आपके पास सेम करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस के अंदर, तो वो सारे ही रेजिस्टेंस क्या होंगे, वो सीरीज में होंगे। जहां पे करंट डिवाइड हो गया वहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाता है। ये बहुत ही सिंपल और गोल्डन रूल है कि जहां पे करंट डिवाइड हो गया तो वो रेजिस्टेंस दूसरी रेजिस्टेंस के पैरेलल में हो जाएगी। अब ये देखें गौर से, ये जी हमारे पास करंट चला, अब यहां से करंट डिवाइड हो गया इधर आ गया, इट मींस ये इसके पैरेलल में। अब इसको देखो, यहां से करंट चला, ये यहां से करंट डिवाइड हुआ इधर गया, तो ये इसके पैरेलल में। इसका मतलब ये है कि ये तीनों ही रेजिस्टेंसेस क्या हैं, ये पैरेलल में। तो जब हमने इन तीनों को देखा पैरेलल में तो हमने कहा ये पैरेलल में है, तो जब सेम वैल्यू के पैरेलल में हो तो शॉर्टकट आपको पता है कि R/n, तो हमने कहा जी इसका जो आंसर आ जाएगा वो R/3 आ जाएगा। यहाँ पे 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, तो कंसेप्ट यही रहेगा। आपने सिंपल पहचान करनी है कि देखें जी यहाँ पे करंट आ रहा था, इधर भी गया, इधर भी गया, यहाँ से करंट इधर भी गया, इधर भी गया, ठीक है।
तो इसीलिए हमने कहा ये तीनों क्या हो गए हैं, ये पैरेलल में। उसके बाद ये एक सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा है, ये आपने सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको कि आर इक्विवेलेंट निकालनी है जी आपने इन दो पॉइंट्स, ये बिलफर जी ए और बी पॉइंट्स। तो इस तरह के सवालों को आपने क्या करना है, आपने राइट से लेफ्ट जाना है। अब देखो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमने कहा जी देखें ये करंट यहाँ से आया था ऐसे, ये करंट इधर भी गया इधर भी गया। जब ये करंट इधर पहुंचता है ये करंट इधर भी जाता है, ये करंट इधर भी जाता है। अब ये जो 2 ओम और 2 ओम है इनके अंदर सेम करंट फ्लो कर रहा है, समझिएगा। इसीलिए हमने कहा जी 2 + 2 कितना हो गया 4। अब ये 4 इस 4 के साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो 4 और 4 पैरेलल, तो फिर आंसर कितना आ गया 2। अब आपने इसको बार बार रीड्रा करना है और आपने इसको सोल्व करना है। मैंने आपको मेथड बता दिया कि आपने इधर से इधर सोल्व करना है। और ये जो 4 है ये इसके कॉम्बिनेशन के पैरेलल में है, इसलिए आपने पहले इन दो को सीरीज में करके फिर इसके साथ पैरेलल करना है और इसको आपने सॉल्व कर लेना है। इसका आंसर आपने मुझे सेंड करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ही हम बढ़ते हैं केसेस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का बहुत ही बेसिक और आसान सवाल है। पिछले साल 2019 में जी यहाँ से सवाल आया व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज की पहचान क्या है कि इसमें सारी ही रेजिस्टेंस क्या होती है, पैरेलल। अब देखो जी ये आपके पास करंट आया, ये इधर भी गया, ये इधर भी गया, ये इसके पैरेलल में। अब ये करंट इधर गया, ये इधर भी गया, ये इधर भी गया, ये इसके साथ पैरेलल में, इसके साथ पैरेलल में। तो हमने कहा ये सारे ही आपस में क्या है, पैरेलल। अब जब आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज में सारी ही रेजिस्टेंसेस सेम लगी होंगी, सारी ही रेजिस्टेंस क्या लगी होंगी, सेम लगी होंगी, याद रखिएगा, तो उसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो उसी के इक्वल आ जाएगी। बिलफर्ज यहाँ सारी आर लगी हैं तो इक्विवेलेंट भी आर होगी। अगर सारी 10-10 लगी होती तो इक्विवेलेंट आनी थी 10 हो। अच्छा अब एक बात और सुन लें, इन चारों का सेम होना लाजमी है क्योंकि ये फिर बैलेंस बन जाएगा। अगर बिलफर्ज यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ये भी 10 ओम, बिलफर्ज ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, लेकिन बिलफर्ज ये अंदर वाली आ गई 20 ओम, तो याद रखिएगा ये जो अंदर वाली रेजिस्टेंस है इसका कोई अमल दखल नहीं है, इसको आपने कंसीडर नहीं करना। वंस अगेन आपके पास आंसर कितना आएगा, आपके पास आंसर 10 ओम ही आएगा। क्यों, क्योंकि जब बैलेंस हो जाए तो ये जो सेंटर वाली है ये यहाँ से हम कहते हैं ये है ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है वो जीरो जो है वो फ्लो करता है, तो इसका कोई इफेक्ट है ही नहीं, एक तरह से शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। अगर सारी ही सेम लगी हो तो फिर वही आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। अगर चारों सेम लगी हो, ये आर्म्स पे सेम लगी हो और अंदर सेम ना लगी हो, फिर भी आंसर वही होगा, ठीक है। अब ये देखें, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की एक नई शेप है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। गौर से देखें पांचों पैरेलल में है, तो वंस अगेन हमने कहा जी आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, जो वैल्यू लगी है आर, तो वो आर गई। उसके बाद इसको गौर से देखो, ये उसी की एक्सटेंशन है जो मैंने यहाँ पे बताया। तो ये भी पांचों रेजिस्टेंस क्या है, ये पांचों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। यहाँ भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर की इक्वल होगी। इसको गौर से देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है आपके पास ये आर और ये आर अब सीरीज में है। इस तरह ये आर और ये आर सीरीज में है, तो हमें पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में तो सारे ही पैरेलल होने चाहिए, सीरीज वाला चक्कर ही नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा, इसको हमें सिंपल सीरीज पैरेलल के मेथड से सॉल्व करना होगा। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये एक ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज है इसमें सारी ही वैल्यूज क्या हैं, डिफरेंट है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो है ये बैलेंस है या नहीं है, तो आपने इस आर्म को गौर से देखना है, इन आर्म्स को, ये और इन आर्म्स को। आपने यहाँ पे इनकी रेजिस्टेंस की रेशो लेनी है। क्या लेनी है, तो आपने देखा कि ये 4/12 है, तो 4/12 किया तो आंसर आ गया जी 1/3। इस तरह यहाँ पे आपके पास 3/9 है, तो इसका भी आंसर आ गया जी 1/3। अब देखें दोनों में रेजिस्टेंस की रेशो क्या है, सेम है। इट मींस ये बैलेंस्ड है। ये क्या है, ये बैलेंस्ड है। तो अगर ये बैलेंस्ड है तो हमने कहा ये जो दरमियान में 6 ओम है इसका कोई अमल दखल नहीं है, ये यहाँ पे जैसे लगा ही नहीं हुआ। तो आप इसको रीड्रा कर लो। जब आप इसको रीड्रा करोगे तो ये देखें जी, ये रीड्रा होके ऐसे बन जाएगा आपके पास कि ये यहाँ से खत्म हो गया। अब ये 4 और ये 3
इक्विवेलेंट निकालनी है, ये क्या हो जाएंगे सीरीज में। इस तरह ये 12 और ये 9 क्या हो जाएगा सीरीज में। तो हमने कहा जी आपके पास अब ये सर्किट रीड्रा होके ऐसे आ जाएगा, ये देखिए, हाँ जी 4 और 3 7, हाँ जी 12 और 9 कितना होता है जी, हमने कहा जी होता है 21। तो ये आ गया जी आपके पास 7 और 21, ये आ गया जी आपके पास पैरेलल में। तो इनको आप फर्दर सॉल्व कर लें आर ए बी के लिए। तो हमने कहा जी ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, नीचे दोनों को ऐड कर दें, तो ये आ जाएगा 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, ये आ गया जी 28। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लो, जो भी आपके पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है। पहले वैल्यू सेम आ रही थी क्योंकि सब सेम लगे थे, यहाँ पे वैल्यू इसलिए डिफरेंट आई क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंस डिफरेंट है, लेकिन वंस अगेन है ये बैलेंस्ड, है ये बैलेंस्ड, ये इम्बैलेंस्ड नहीं है। इसलिए हमने कहा जी कि हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी ऐसे ही सॉल्व होते हैं, इनका सॉल्व करने का मेथड भी सेम यही है, लेकिन हम कहते हैं जी यहाँ पे क्योंकि हमारे पास शॉर्टकट अवेलेबल है तो हमें क्या जरूरत पड़ी है सॉल्व करने की, इसलिए हम कहते हैं जी आंसर वही आएगा, लेकिन वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद ये मैंने आपको एक और चीज़ जो है उसकी प्रैक्टिस करवाई है, वोल्टेज डिवाइडर ला के। तो ये एक सर्किट मैंने आपको दिया है और मैंने कहा जी कि इसमें आप पॉइंट ए और पॉइंट बी पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालें। तो सिंपल भाई यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल, जिसके क्रॉस निकालना है, ये पॉइंट ए है तो R1 के क्रॉस आ रहा है, तो हमने कहा R1 ओवर R1 प्लस R2, नीचे दोनों का सम मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज जो कि हमारे पास V है, ये सप्लाइड वोल्टेज। इस तरह जी VB निकालना है तो किसके क्रॉस आ रहा है, R3 के क्रॉस आ रहा है, तो इधर देखें इधर VB आ रहा है, इधर VA आ रहा है, ठीक है। तो R3 के क्रॉस आ रहा है तो R3 रखा ऊपर, नीचे दोनों का रखा सम मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर। अब आपने काम करना है, आपने मेरे YouTube चैनल पे जाना है, वहाँ पे आपने वोल्टेज डिवाइडर रूल और सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन, इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 13 के जो पास्ट पेपर्स के MCQ हैं वो आपने सारे एक दफ़ा लाजमी देखने हैं। अगर तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आपने ये तीनों लेक्चर लाजमी तौर पे सुनने हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके ये सारे जो लेक्चर हैं चैप्टर 13 के, इसके बाद एक और लेक्चर आएगा सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन पावर का, तो वो भी आपने सुनना है। टोटल ये 4 लेक्चर हैं, ये चारों लेक्चर सुन लोगे तो आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं जी आगे। वो मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने ज़रा इसको देखना है, ठीक है। वो सर्किट है जी आपके सामने ना, सर्किट एमीटर रीडिंग इज 0, ये एमीटर लगा हुआ है, ये जी 0 रीडिंग शो कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। वो कहता है जी ऑल रेजिस्टेंस आर इन ओहम, V1 12 वोल्ट है और V2 24 वोल्ट है। तो ये सर्किट आपके सामने है, आपने इसको उसी पैटर्न के ऊपर, कौन सा पैटर्न जो मैंने अभी सिखाया, बैलेंसिंग कंडीशन, तो आपने इसको बैलेंसिंग कंडीशन के आपने कंसेप्ट के ऊपर आपने इसको सॉल्व करना। उसके बाद ही नीचे आपको एक सर्किट और नजर आ रहा है, बहुत ही मुश्किल सा कम्प्लेक्स सा सर्किट है, तो इस कम्प्लेक्स सर्किट को मैंने रीड्रा किया हुआ है आपके लिए। अब आप देखो कि ये जो है ऊपर 3 ओम नीचे 3 ओम, ये वैसे का वैसे रहा, ये 3 आपस में पैरेलल थे तो मैंने इनको अलग से बना दिया पैरेलल, रीड्रा कर दिया। ये 3 पैरेलल में थे, इनको मैंने अलग से कर दिया पैरेलल। अब आपने मुझे इसकी आर इक्विवेलेंट निकाल के देनी है। तो देखो ये 3 पैरेलल में, आंसर कितना आया 1.5, ये 3 पैरेलल में, आंसर कितना आया 1.5, ये दोनों सीरीज में, तो 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 3। अब 3 ये तीनों 3 क्या हो गए पैरेलल में, तो इनका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1 ओम। मैंने आपको आंसर बता दिया है, लेकिन आपने मुझे ये सॉल्व करके सेंड करना। तो ये हमारे लेक्चर का पहला हिस्सा था जिसके अंदर मैंने आपको जो है ये सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन सिखाया, शॉर्टकट सिखाया। अब दूसरे हिस्से में मैं आपको कुछ रेजिस्टेंस के और फार्मूले सिखाऊंगा, कुछ और क्वेश्चन डोमेन को डिस्कस करेंगे, रेजिस्टिविटी को डिस्कस करेंगे और एट द एंड पावर डेसिपेशन को डिस्कस करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर के दूसरे हिस्से की जानिब। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन। मैंने आपको ये क्वेश्चन जो हैं वो 2 आपको बताए हैं कैसे करने हैं आपने, ठीक है। ये एक तो मैंने आपको बता दिया, आपका होमवर्क है, दूसरा मैंने आपको सॉल्व कर दिया, ये भी आपने मुझे सॉल्व करके सेंड कर दिया। अब आ जाए जी आप रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के फार्मूले को हम थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंदर जो है मैंने कुछ सिंपल बातें बताई थी, लेकिन अब हम इस फार्मूले को थोड़ा और देखते हैं क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन डोमेन अभी भी जो है वो रहती थी डिस्कस करने वाली। R इक्वल टू रो L ओवर है, यहाँ पे एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो आपने यहाँ पे पुट कर दिया, तो R इक्वल टू रो L ओवर पाई आर स्क्वायर। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, इसी तरह जी रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R स्क्वायर के। ओके, अब देखो इफ एरिया इज इंक्रीज n टाइम्स, अगर एरिया n टाइम इंक्रीज करेगा तो नई रेजिस्टेंस n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी।
इफ एरिया डिक्रीज n टाइम्स, अगर एरिया n टाइम्स डिक्रीज हो तो रेजिस्टेंस n टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, ये आप देख सकते हो। इफ r और d रेडियस या डायमीटर इंक्रीज हो n टाइम्स, तो हमने कहा जी कि आपके पास अब नई रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी r ओवर n स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि उसका स्क्वायर है। इफ r और d डिक्रीज n टाइम्स, तो अब जो नई रेजिस्टेंस है वो n स्क्वायर r टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। इफ अ वायर इज मेल्टेड, अगर एक वायर को आप मेल्ट करें एंड रिकंस्ट्रक्टेड टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, तो अब उसकी जो नई रेजिस्टेंस है वो r ओवर n स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, ये भी सवाल आया हुआ है। अब लास्ट पॉइंट बहुत अहम है, यहां पे गलती होगी, बच्चे करेंगे, ध्यान से सुनना है। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इफ रेजिस्टेंस बिकम्स हाफ, अगर रेजिस्टेंस हाफ हो जाए तो अब नई रेजिस्टेंस जो है वो n स्क्वायर r होगी, n की पावर 4, सॉरी n की पावर 4। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे r का क्या था, स्क्वायर था, क्या था, r का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपके पास ये n टाइम्स डिक्रीज होती है तो अब आपके पास उसकी जो पावर है वो 4 टाइम्स इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर रेजिस्टेंस हाफ होती है, ठीक है, तो आपके पास नई वैल्यू जो है वो n स्क्वायर, n की पावर 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर देगी। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ वायर, सिंपल जी बेसिक डेफिनेशन है, ये देखें, ये आपके पास एक वायर है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया L, सॉरी एरिया A है, और ये क्रॉस सेक्शन जो लेंथ है वो L है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया A और जो लेंथ है वो L आ गई, ठीक है। तो हमने कहा जी इसको आप मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम बनता है तो मीटर क्यूब, ओके। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की, मतलब इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, चेंज नहीं हो सकती, एक दफ़ा जो मटेरियल बन गया, उसकी जो रेजिस्टिविटी आनी थी आ गई। रेजिस्टेंस हाउएवर चेंज हो सकती है, लेंथ चेंज कर दो, एरिया चेंज कर दो, लेकिन रेजिस्टिविटी ये डिपेंड नहीं करती। दोबारा सुन लो कि रेजिस्टिविटी जो है ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। बहुत दफ़ा सवाल आएगा, लेंथ हाफ होगी, एरिया डबल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, रेजिस्टिविटी आपने कहना रिमेन्स। रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, ये मैंने आगे लिखा भी हुआ है। इसका यूनिट है, फार्मूला आपके सामने, R इक्वल टू रो L ओवर A है जी, इसका फार्मूला RA ओवर L, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका जो यूनिट है वो ओम मीटर है। ये फार्मूला एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में इस्तेमाल हो रहा है, सो आप पे करना फ़र्ज़ है। डिपेंडेंस की बात करेंगे तो 2 पे डिपेंड है, किसके ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। तीसरी बात लिखी हुई है, रेजिस्टिविटी इज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। उसके बाद जी अब तक हमने 4 चीज़ें पढ़ ली हैं, तो उन चारों चीज़ों को मैंने यहाँ पे आपके सामने जो है वो बता दिया है। ये देखें, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, कंडक्टेंस का यूनिट सीमेंस, रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर, कंडक्टिविटी का यूनिट, ये सबसे अहम है कंडक्टिविटी, इसका यूनिट होता है सीमन पर मीटर या पर ओम पर मीटर या मोह मीटर इनवर्स। तो ये कंडक्टिविटी क्या होती है, ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का, बुक में लिखा हुआ है, जाके देख लेना उसको, ठीक है। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस का भी होता है, रेजिस्टिविटी का भी होता है। सिंबल अल्फा यूनिट पर केल्विन। डेफिनेशन क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस या फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन। ये जी फार्मूला आ गया विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। RT टेम्परेचर रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, R0 रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करें, इसको डिराइव करें तो RT के लिए ये एक शॉर्टकट फार्मूला बनता है, तो ये आपके न्यूमेरिकल में इस्तेमाल भी हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपने सवाल हल कर। उसके बाद जी रेजिस्टिविटी के लिए ये आपके सामने आ गया जी फार्मूला, शॉर्टकट बना ले इसका रो T के लिए, तो ये आपके सामने ये बन जाएगा, ठीक है। बुक साइड टेबल, एक टेबल है जनाब रेजिस्टिविटी वाले टिप्स में, आपने देखना है कि किन दो कौन से जो हैं आपके पास जो सब्सटेंसेस हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट सेम है, कौन से सब्सटेंसेस हैं उनका आपके पास जो है वो क्या कहते हैं रेजिस्टिविटी सेम है। तो ये बुक साइड टेबल को आपने लाजमी पढ़ना है। उसके बाद ये असाइनमेंट मैंने आपको दे दी कि 13.1 से 13.5 ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये अच्छी तरह से सॉल्व करने हैं ताकि फार्मूलों की प्रैक्टिस हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। इलेक्ट्रिक पावर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसके ऊपर मैंने एक अपने YouTube चैनल के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड और कम्प्रीहेंसिव लेक्चर दिया हुआ है विद सिमुलेशंस, विद प्रैक्टिकल सिमुलेशंस, बाकायदा करके दिखाया हुआ है कि ये चीज़ किस तरह से होती है। तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझने के लिए आपने वो लेक्चर लाजमी सुना। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 4 लेक्चर हैं मेरे चैप्टर नंबर 13 के मेरे YouTube चैनल के ऊपर आदिल रज़ाक डॉट फिजिक्स पे, आपने वहाँ पे जाकर ये चारों लेक्चर लाजमी सुनने हैं।
मैं यहाँ पे आपको जो है वो थोड़ा सा जो है शॉर्ट टाइम में ब्रीफ कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो उसका फार्मूला है जी V मल्टीप्लाई बाय I यूनिट वाट, ठीक है। सीरीज में I2R इस्तेमाल होता है, पैरेलल में V2/R इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है जी बल्ब की ब्राइटनेस, बल्ब की ब्रिलियंस। कौन सा बल्ब ज्यादा जो है वो ग्लो करेगा, कौन सा कम ग्लो करेगा। लेकिन यहाँ पे केसेस हैं, अमूमन जो सवाल आते हैं उनमें दो केसेस हैं। एक में आती है जी रेजिस्टेंस की रेटिंग कि जी ये बल्ब इतनी रेजिस्टेंस रेटिंग है, आपको ओहम में वैल्यू दी जाएगी। एक होती है उसमें आपको बल्ब की वॉटेज दी जाती है कि इतने वाट का बल्ब है। तो हमने दोनों केसेस को अलग अलग समझना है। देखिए केस 1 व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज गिवन, ठीक है। पहला केस क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस। तो हमने कहा जी पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, मोर पावर अक्रॉस हाई रेटिंग, कि जिसकी रेटिंग हाई होगी उसके अक्रॉस पावर भी क्या आएगी, ज्यादा डेसिपेट होगी। पावर ज्यादा डेसिपेट होगी तो उसकी ब्रिलियंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी एक 10 ओहम का है और एक 30 ओहम की आपके पास बल्ब है, तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, तो आपने कहना जी 30 ओहम वाला, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा जी, मोर पावर अक्रॉस लेस रेटिंग। अब 10 ओहम और 30 ओहम को पैरेलल में लगा दिया, हाँ जी, अब ज्यादा कौन ग्लो करेगा, तो हमने कहा जी अब 10 ओम वाला जो है ज्यादा ग्लो करेगा क्योंकि उसके क्रॉस पावर डेसिपेशन ज्यादा आ रही है। तो ये था जी हमारे पास रेजिस्टेंस रेटिंग। दोबारा सुन लो, रेजिस्टेंस रेटिंग में सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा ग्लो करेगा। इस तरह पैरेलल में जिसकी रेजिस्टेंस की रेटिंग कम होगी वो ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। अब हम केस नंबर 2 पे आते हैं। व्हेन पावर रेटिंग इज गिवन, यहाँ पे था जी रेजिस्टेंस रेटिंग, ये है जी पावर रेटिंग, ठीक है। अगर पावर रेटिंग गिवन होगी तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, मोर पावर अक्रॉस लेस रेटेड बल्ब। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी 10 वाट, 20 वाट, 30 वाट, इन तीनों को सीरीज में लगा दिया तो मैक्सिमम ब्रिलियंस किसकी होगी, तो हमने कहा जी मैक्सिमम ब्रिलियंस होगी जी किसकी, आपके पास लेस रेटेड बल्ब की, मतलब जो 10 वाट है उसकी ब्रिलियंस मैक्सिमम होगी। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, मोर पावर अक्रॉस हाई रेटेड बल्ब। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी 10 वाट, 20 वाट, 30 वाट, 40 वाट पैरेलल में लगा दिए। इन चारों में से किसकी ब्रिलियंस मैक्सिमम होगी, तो हमने कहा जी जिसकी पावर रेटिंग मैक्सिमम होगी। तो पावर रेटिंग किसकी मैक्सिमम है, 40 वाट की, तो 40 वाट वाला जो है उसकी ब्रिलियंस क्या होगी, मैक्सिमम। तो हाई रेटेड बल्ब विल मोर गिव मोर ब्रिलियंस। तो ये था जनाब हमारे पास थ्योरेटिकल। मैंने आपको बता दिया कि आपने यूट्यूब चैनल पे जाके इन तमाम को आपने अच्छी तरह से लेक्चर्स को सुन लेना है ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए। कोई भी चीज़ जो है वो आपने डिस्कस करनी हो, पढ़नी हो, समझनी हो, कोई क्वेश्चन जो है वो पूछना हो, डिस्कस करना हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू सेंड मी टेक्स्ट ऑन माई व्हाट्सएप, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।